नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान आरसी आपके सामने हाजिर हूँ अपना चैनल ज्ञान विद सलमान में। और आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी टेट की जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज पहली बार। तो उस यूपी टेट की सीरीज़ में आज की जो पाठशाला है वो हमारी मनोविज्ञान से शुरू होगी और सबसे पहले हम मनोविज्ञान को कवर करेंगे इसमें। तो आज मनोविज्ञान में सर्वप्रथम हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा। जो हमारा जो शब्द है शिक्षा, उस शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द शिक्षा कहाँ से आया और उसके क्या क्या अंग्रेज़ी में किन किन शब्दों से इनको लिया गया है और क्या क्या उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं जो आमतौर पर यूपी टेट में हमारे सामने आती हैं। और परिभाषाएं बहुत सारी शिक्षा की, मगर कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी जो अच्छी परिभाषाएं हैं उनसे चूक जाते हैं और हम वो परिभाषाएं भी हमने याद कर ली जिनका कोई औचित्य नहीं है, मतलब भारतीय परिवेश में उनका मतलब कोई हम योगदान भी नहीं समझ सकते और वो परिभाषाएं हम छोड़ जाते हैं कभी कभी, जिनको हमें याद करना ज़रूरी था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। तो हमारी आज यूपी टेट महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है, मनोविज्ञान की पाठशाला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों शिक्षा जो शब्द है वो असल में संस्कृत हमारा जो विषय है, और आपको मालूम ही होगा जो संस्कृत है वो हमारी विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, प्राचीन भाषा है। तो जाहिर सी बात है जब प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है तो डेफिनेटली शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई होगी, जाहिर सी बात है वहीं से आई होगी। तो बिल्कुल आप राइट हैं। असल में शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से लिया गया है। संस्कृत की शिक्ष धातु का मतलब है सीखना या सीख, मतलब हम किसी को सीख देते हैं या किसी को सिखाते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो किसी ने हमको सिखाया कुछ, अब वो हम सीख गए, तो ये शिक्षा है। तो संस्कृत की जो शिक्ष धातु है उससे लिया गया है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। शिक्षा इसका कहाँ से लिया गया है? शिक्षा शब्द, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से लिया गया है, से लिया गया है। शिक्ष यह है, तो गौर कर लीजिए चाहे तो शिक्ष धातु से लिया गया है। इसका मतलब है सीख, यानी सीखना या सीख से सीखना बना है। तो सर्वप्रथम हमने सीख लिया। तो ये हमारे प्रश्न तैयार हो गया कि शिक्षा शब्द के कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है। इसका मतलब है सीख। अन्य परिभाषा के दूसरा आते हैं। शिक्षा लैटिन भाषा के 3 शब्दों, अगर मैं कहूँ एडुकेयर, एजुकेटम या एजुसेयर, या इसको हम इस तरह ही बोल सकते हैं एजुकेयर, एजुकेटम या एजुसेयर। 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों के मतलब अलग अलग हैं। अभी हम लिखवाते हैं इसके आप सामने, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो आप चलते हैं। शिक्षा मतलब है, इसको हम विद्या ही बोलते हैं या ज्ञान की प्राप्ति, इसे हम ज्ञान की प्राप्ति भी बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। विद्या का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शिक्षा से ही है। और ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति हम किसी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शिक्षक से ही करें। हमें कोई भी व्यक्ति कुछ सिखाता है ज़िंदगी में। हम सारी ज़िंदगी, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक कि वो इस दुनिया से विदा नहीं हो जाता, सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। भाई आप साइकिल चलानी नहीं आती आपसे, आपने को किसी ने साइकिल चलानी सिखा दी, जाहिर सी बात है आपने किसी से सीख लिया, यानी शिक्षा ले ली।
आपसे पढ़ना नहीं आता तो वो चीज़ अलग है, आपने पढ़ना सीखा तो वो तो औपचारिक शिक्षा है ही। आपसे, आप बच्चे थे, आपसे बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपसे नहीं आते थे, आपकी माता ने सिखाया आपको। तो इसलिए बच्चे की प्रथम जो पाठशाला है वो उसका घर है, और प्रथम शिक्षक जो है वो उसकी माँ है, क्योंकि माँ से ज़्यादा बच्चों को बेटा बच्चों को कोई नहीं सिखाता। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो हमारी शिक्षक है वो ज़िंदगी में हमारी माता है। चलिए ये बातें चलती रहेंगी, आगे चलते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से प्राप्त हुआ, ध्यान लिख लीजिए। एजुकेशन, एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कौन कौन से शब्द हैं? शब्द एजुकेशन तो मैं लिखवाता हूँ। नंबर एक है एडू, CARE। इसे बोलेंगे, 2 बोल सकते हैं। एक तो बोलेंगे हम एजुकेयर, और आज थोड़े चेंजेस हो गए हैं, या दूसरा भी बोल सकते हैं तो ये भी सही है। और दूसरा अब जो कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अब जो हमारा डी जो साइलेंट होता था, तो ये एजू हम अगर अब इसको डी पढ़ते हैं, इसको बोलेंगे हम एडुकेयर। एडुकेयर 2 शब्दों से गिर गए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, या ऊपर पहला शब्द है हमारा एजुकेयर, या इसको बोलेंगे हम एजुकेयर। दूसरा शब्द है एजुकेटम। इसे हम एजुकेटम भी बोल सकते हैं, एजुकेटम, या एडुकेटम भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब है कि अध्यापन या शिक्षण की कला। अध्यापन या शिक्षण की कला। अब तीसरा जो शब्द है, हमारा एजुसेयर। तीसरा शब्द भी लिख देते हैं हम। इसमें CERE है, देखिए इसमें CARE है, इसमें CERE। एजुकेयर है, एजुकेटम है, और ये एजुसेयर है। इसको है लिखेंगे एजुसेयर या एडुसेयर। इसका मतलब है बाहर लाना। अब क्या चीज बाहर लानी है? बाहर लाना। बाहर लाने का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ के बाहर लाना है, पकड़ के बाहर नहीं लाना हमको। हमें अपने अंदर के जो हमारे अंतर्निहित गुण हैं
उनको बाहर लाना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण विद्यमान होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, उसके माता पिता को भी नहीं पता होता कि ये इसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, जाहिर सी बात है। मगर परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है तब तब उसके गुणों का जो विकास होता है, तब तब उसके सबसे पहले माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को, और उसके जो चारों तरफ का सर्किल है उसको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या गुण हैं। जैसे कि आपको पता हुआ एडिसन की अध्यापक थे, एडिसन के टीचर्स को भी नहीं पता था कि एडिसन जो है एक प्रतिभाशाली बालक है, और उन्होंने उनकी माता को चिट्ठी क्या लिखी कि आपका बेटा जो है पागल है, उसका आईक्यू लेवल बेइंतहा कम है, मूर्ख है, और ये हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। परंतु उसकी माता को पता था कि एडिसन मूर्ख नहीं है, वो क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। तो जाहिर सी बात है टीचर्स भी नहीं समझ पाए एक प्रतिभाशाली बालक को, उन्होंने क्या बोला, मूर्ख। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, डेवलप करता है, तो उसका एक जो सर्किल है, आसपास के लोग समझ जाते हैं कि इसमें क्या खास बात है। आपने एक मिसाल सुनी होगी, वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। बस ये है कि परखने वाला चाहिए। तो हमें शिक्षक, अभी चूँकि हम शिक्षक बनने की दौड़ में हैं और हम यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट हमें परख रही है कि क्या हम इस लायक हैं भी या नहीं, कि हम बच्चों को समझ सकते हैं कि नहीं, हमारे पास प्राइमरी के जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम समझ सकते हैं कि नहीं। तो हमें एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए ये हमारा परखना है। हमें ये देखना है कि हम अच्छे से विकास जो बच्चों को हो रहा है उसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। बच्चे में अगर कुछ शारीरिक परेशानियां हैं, या उसके अंदर कोई मानसिक परेशानियां हैं, या उसमें कुछ भावनात्मक परेशानियां हैं, तो एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो सबसे पहले उनको समझे। और अगर एक अच्छा शिक्षक होगा तो जाहिर सी बात उनको परखेगा, उनको समझेगा और उनका उसी अवस्था में निराकरण कर देगा। ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। और अच्छा शिक्षक बनने के लिए ही ज़रूरी है कि हमें साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का ज्ञान हो। हमारी जो आज की जो पाठशाला है वह यहीं पर है। अभी देखिए एजुकेशन शब्द है, शब्दों से इसकी उत्पत्ति, भाषा के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एजुकेयर यानी पालन पोषण करना, एक सिंपल है। एजुकेटम यानी अध्यापन या शिक्षण केला, और एजुसियर यानी कि बाहर लाना, हमारे अंतर्निहित गुणों को बाहर लाना एक शिक्षक का सबसे अच्छा कार्य है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों आपने उतार लिया होगा उम्मीद है। अब हम आते हैं शिक्षक के घटक, कि शिक्षा के कौन कौन से घटक हैं। तो समझ लीजिए शिक्षा के घटक तो बहुत सारे हैं, मगर मैं जो महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूँ आपको, ये तो अपेक्षित बना दीजिएगा। इसमें जो व्यक्ति है, ये जो बालक है हमारा, शिक्षा के घटक, शिक्षा के घटक, एक व्यक्ति यानी कि बालक सबसे ऊपर है, और उसको जो प्रभावित करती है शिक्षा में, उसको प्रभावित क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपने घरों में रहते हैं, आप देखते हैं हमारे घर का माहौल क्या है, यानी हमारे घर का वातावरण क्या है। एक हालांकि ये सच है, मैं इसको नहीं कह रहा कि गरीब घर के बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे घर के बच्चे पढ़ते हैं जो इनको बिल्कुल भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही गरीब घर से आते थे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बहुत ही ऐसे घर से थे जहाँ मतलब सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था, परंतु वो शिक्षित होकर देश के राष्ट्रपति बने। मगर फिर भी ये है कि जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं उन जगहों के लिए वहाँ का वातावरण जहाँ पर अच्छा है, मतलब एक वातावरण ऐसा है कि वही शिक्षा का वातावरण है। जाहिर सी बात है, आप देखिए बच्चों को आप जहाँ हॉस्टल में भेज देंगे और एक माहौल ऐसा है कि जहाँ बच्चे खेल कूद ज़्यादा कर रहे हैं,
जहाँ पर खेलकूद ज़्यादा है तो उन बच्चों का जहन जो है भटकेगा खेलों के लिए, और जहाँ पढ़ाई का माहौल है, हॉस्टल है, या जैसे आप कोटा देख रहे हैं, कोटा हमारे यहाँ बच्चों को भेजा जाता है, हम लोग अपने इंटर कराया बच्चों को कोटा भेज दिए, क्योंकि वहाँ पे माहौल बन चुका है शिक्षण का, शिक्षा का। तो हमारे वहाँ पे जो पासिंग बच्चों का रिजल्ट जो है वो हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है। कोटा का आप देखते हैं, कोटा ऐसी करे, तो उसकी वजह वही है कि वहाँ का वातावरण इतना ज़बरदस्त हो गया है, पढ़ाई के अनुकूल हो गया है कि वहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हमने देखा कि तो सबसे ऊपर तो हमारा बालाकी जो भी शिक्षा पद्धति है या जो भी वातावरण है, शिक्षा का हो या खेल का हो या चोरी चकारी का हो, वो प्रभावित किसे करेगा? व्यक्ति को करेगा। दूसरा हमारा है वातावरण, वातावरण प्रभावित करेगा। तीसरा है समय, समय क्या चल रहा है? तो जाहिर सी बात है, आप ये दिखेगा, एक ज़माना ऐसा था कि राजा महाराजाओं के सत्ताएं चली आ रही थी, तो उसमें क्या था, राजा महाराजाओं के शान में ही कसीदे गढ़े जाते थे। पूरा पूरा आप भक्ति काल का आपने नाम सुना होगा। तो उसमें क्या था कि जो राजा थे उन्हीं के मान सम्मान में कविताएं लिखी गई, पूरे गद्य और पद भरे पड़े हैं, आप देखिएगा इसको। तो वजह क्या थी? वो समय ऐसा था। आज का समय देखिए, आज के समय में क्या है, हमारे पास समय बदल गया है। अब ना वो राजा रहे ना वो महाराजा रहे, अब समय है ज्ञान का। ज्ञान का इतना ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं आजकल कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ एंड करें। अभी आप लैपटॉप लेके बैठिए, कंप्यूटर खोलिए और छोटी सी किसी भी टर्म को आप सर्च कर लीजिएगा, आप शिक्षा ही शब्द डाल दीजिए अपने, आप देखेंगे शिक्षा के बारे में आपको हज़ारों पेज का भंडार मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, समय जो है प्रभावित करता है शिक्षा को, शिक्षण को और शिक्षण की पद्धतियों को। ये बदलता रहता है और समय के अनुकूल। दूसरी बात और भी है, दूसरा है समझिए, अभी बच्चों की उम्र मान लो 6 से 14 साल है, वो पढ़ेंगे, उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा उनकी उसमें होना ज़रूरी है। वो जब समय निकल जाएगा तो फिर पढ़ने की कोशिश भी करें तो उनके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह एक अनमैरिड व्यक्ति है, वो पढ़ेगा तो उसके लिए पढ़ना थोड़ा आसान है, परंतु जब वो वैवाहिक संबंधों में वो बन जाएगा और एक पारिवारिक जीवन को जीने की कोशिश कर रहा होगा, उससे मुझसे कहा जाएगा आप पढ़िए। एक सीधा सा एग्जाम्पल शिक्षा मित्रों के लिए बोल रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों को पढ़ना पड़ा, टीटी करना पड़ा, किस समय? जब उनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई। तो 35 साल से चूँकि वो अपनी जिम्मेदारियों के बंधन में बन चुके थे, और बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे भी थे जिनके बच्चों की भी शादियाँ होने वाली थी। उस ज़माने में मुझसे कहा हुआ है कि आप टीटी करिए, कैट के लिए आपको ये पढ़ने का, ये पढ़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि वो समय जो है वो उनके लिए गलत है। हालांकि यही काम उनसे जब कहा गया होता कि जब वो 18 साल के थे, मैं समझता हूँ बहुत ईजीली इसको उत्तीर्ण कर लेते, मगर चूँकि समय गलत है और उनका समय 35-40 साल की उम्र में है और वो तब वो अपनी जिम्मेदारी को, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उस समय तो जाहिर सी बात है दिक्कत पैदा होगी। तो सिंपल सी बात समझा कि समय एक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षण में। समय के अनुसार ही हमारी शिक्षा पद्धतियाँ, शिक्षण के उद्देश्य बदलते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारे विद्यालय औपचारिक शिक्षा जो चलती रहती है। 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके अलावा अन्य घटक भी हैं जिसे हम बोलते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? इसको नकारा नहीं गया है। वंशानुक्रम यानी कि बच्चा पैदा कहाँ हुआ है। क्या बच्चा जंगलों में पैदा हुआ है? क्या बच्चा ऐसे परिवारों में, घुमंतु परिवारों में पैदा हुआ है? क्या बच्चा ऐसे परिवारों में पैदा हुआ है जो इस देश के टॉप मोस्ट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी उनके यहाँ पैदा हुआ है? क्या बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है? क्या बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जो मजदूरी करते हैं? जाहिर सी बात है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, परिवारों की जो पृष्ठभूमि है, उसके माता पिता की जो पृष्ठभूमि है, उसके माता पिता के जो वंशानुगत गुण जो हमें ऊपर से मिले हैं, जेनेटिक, वो उस बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सिंपल बात है। हम एक बहुत पुरानी सी बात बोलते हैं कि रेल बाबू का बेटा तो रेल खेलेगा। भाई रेल बाबू का बेटा रेल खेलेगा तो ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब फिर दूसरा कोई रेल में जा ही नहीं सकता। जाएगा, प्रयास से जाएगा, उसको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि रेल के विषय में उसके बच्चे को जो
ज्ञान शुरुआत में ही उसके पापा ने दे दिया होगा, उसकी माता जी ने दे दिया होगा। एक बात समझिए, एक शिक्षण, एक अध्यापक होने के नाते बोल रहा हूँ, एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, एक अध्यापक की क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या रिक्वायरमेंट है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, स्कूल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। मेरा बेटा वो देख रहा है मुझे कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो शिक्षा के बारे में उसको उस परिवार से कहीं ज़्यादा बेहतर मालूम है जो परिवार जंगल में जाके केवल मजदूरी कर रहा है। क्यों? चूँकि उनको पता ही नहीं, वो मजदूरी करते हैं, तो उनको शिक्षा के बारे में, शिक्षा का उद्देश्य कुछ मालूमात नहीं है। तो सिंपल बात ये, हमारा जो हमारा वंशानुक्रम है, जो हमें जेनेटिक गुण हमारे माता पिता से प्राप्त हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपने मोगली का किस्सा सुना होगा, पूरी फिल्म बनी हुई है, और इसमें फिल्म के बारे में तो मैं नहीं कह रहा, वो झूठी है सच्ची है। हमारी एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी, वो इंग्लैंड की किसी बालक के में थी। वो जंगलों में पकड़ा गया बच्चा, जब वो 9 साल का था तब वो जंगलों में उसको पकड़ा, तो वो बोल भी ऐसे रहा था जैसे कोई भेड़िया बोल रहा हो, क्योंकि उसका जो मतलब बचपन गुजरा वो जानवर सा गुजरा था। तो वो कहीं ना कहीं जानवर वाली वेशभूषा में आ चुका था। उसको पकड़ा, फिर उसको पुनर्वास किया गया, उसको मतलब रिहेबिलिट करने में काफ़ी टाइम समय लग गया, क्योंकि उसका जन्मजात गुण थे उसके साथ में, वहाँ उसको वातावरण ने प्रभावित कर दिया। तो ये चीज़ें हैं हमारे, जो मतलब एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें 2 चीज़ें उसको बेहतर प्रभावित करती हैं, एक तो उसका वंशानुक्रम, दूसरा उसका वातावरण। तो दोस्तों में याद रखना है, ये हमारे शिक्षा के जो घटक हैं वो ये हैं कि व्यक्ति बालक पर है, वातावरण प्रभावित करता है, समय प्रभावित करता है, और एक वंशानुक्रम। ये 4 चीज़ें आप बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं शिक्षा की परिभाषा। असल में यूपी टेट में आप देखिएगा कि परिभाषाएं 1-2 हर वर्ष आती हैं कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा के बारे में किसने क्या कहा। फिर उसके बाद हमारी चर्चाएं होंगी मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो किसने क्या दी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे अभिक्रमित अनुदेशन, ये प्रोग्राम लर्निंग, जो आपने सुना होगा BF स्किनर का नाम, तो वो कैसे कैसे विकास हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं कि शिक्षा के बारे में किसने क्या कहा, कौन सा कथन किसका था। कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, इसको हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम प्लेटो ने क्या कहा, यहाँ लिख लेते हैं हम शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं। दोस्तों इमला मेरा थोड़ा कच्चा है, गलत भी हो सकता है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए अगर कहीं ऊंचा नीचा हो जाए, इमले की दिक्कत हो लेगी। अगर जो पढ़ा रहा हूँ वो विषय सही हो, ये विषय मैं गारंटी देता हूँ आपके काम आने वाला है। और आप इनको अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के, और अपना एक लर्निंग कॉर्नर तैयार करके जो मैंने बताया था पढ़ेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने क्या कहा देखिए, शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर, मनुष्य के शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है, प्रदान करना है जिसके वह योग्य है, जिसके वह योग्य है। ये प्लेटो की परिभाषा है। शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वह योग्य है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा में हमारा एक तुम्हारी आत्मा हो गई और दूसरा हमारा शरीर हो गया। साइकिल चलाने नहीं आती
किसी से सीख ली, साइकिल चलानी आ गई। बाइक चलानी नहीं आती, किसी ने हमें शिक्षा प्रदान कर दी, सिखा दी, तो ये हम आ गई। हमसे लिखना नहीं आता था, जब पैदा हुए लिखना कोई आता था हमसे, बट हमें किसी ने हाथ पकड़ना लिखना सिखा दिया, लिखना आ गया। हमसे पढ़ना नहीं आता था, किसी ने हमें पढ़ना सिखा दिया, छोटा बड़ा, आज हम ज्ञानी हो गए। तो ये सिखाया हमें किसी ने, जब हमें सिखाया है तो हमारा शरीर भी सीख गया इन चीज़ों को, और हमारी ये चीज़ें आत्मा के अंदर बस गई। आज आपको अल्फ़ाबेट दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं, आपको पता है कि हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर है, क्योंकि आपकी आत्मा में बैठ चुके हैं। हमारे मन मस्तिष्क के वो उस क्षेत्र में जाके बच गए हैं चीज़ें कि जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं, अपना आप ही आपको ऊपर निकल कर आ जाएंगी। आपको पता है 52 अक्षर हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नोटों की परिभाषा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली पढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रोबेल। आपने सुना होगा ये नाम, मनोविज्ञान में बहुत ही बड़ा नाम है, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि हमारे अंदर बहुत कुछ है मगर पता नहीं होता। एक हीरे को पता होता है कि वो हीरा है, अगर वो नाली में पड़ा है उसके बारे में किसी को पता नहीं कि हीरा नाली में पड़ा है, बट जोहरी उसको पहचान भी लेगा और उसको निखार भी लेगा। तो सिंपल बात है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो है वो कौन निकालेगा? एक अच्छा शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक समझ जाएगा कि ये बच्चा पायलट बनना चाहता है, ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये बच्चा फुटबॉलर बनेगा, ये बच्चा पायलट बनेगा, ट्रेन का ड्राइवर बनेगा, लोको पायलट बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? एक अच्छे ऑब्जर्वेशन करता है, ये जो हमारा अच्छी तरीके से निरीक्षण कर सके, प्रेक्षण कर सके, देख सके, समझ सके, और वो कौन होगा? एक अच्छा शिक्षक होगा जो ये पहचान लेगा कि इसमें क्या गुण है। सिंपल बात है, शिक्षा की प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। जो अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए, ये फ्रोबेल ने कहा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब जो परिभाषाएं हैं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो मैं लिखवा रहा हूँ आपके लिए। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने भी वही कहा, करीब गांधी जी ने भी वही कहा जो करीब फ्रोबेल ने कहा था। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को अभिव्यक्त करती है। मतलब सर्वोत्तम गुण यानी हमें जो गुण है उनको अभिव्यक्त करने वाली जो प्रक्रिया है, मेरे अंदर गुण है या आपके अंदर जो गुण है वो बाहर पता कैसे चलेंगे? मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मुझे गाना आता था मगर मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, और मुझे किसी ने सिखा दिया और मुझे सुर लय ताल की समझ आ गई, मैं गाने लगा। तो यही शिक्षक है, अच्छा गा लेना, अच्छा गाना सिखा देना, अच्छा बजा लेना। बजाएंगे कब? जब किसी ने बजाना
सिखाया होगा। तो इसके लिए मतलब हर चीज़ को एक सिखाने वाला है। तो वो क्या करता है सिखाने वाला, हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाता है। अगर टैलेंट ही नहीं है, आप किसी बुरे खिलाड़ी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते जाके आपको आईपीएल का मैच जिता देगा। आईपीएल का मैच जीतना है तो आपको किसी लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं खेलना है। आप ये देखिए आईपीएल में 9 करोड़ 10 करोड़ में खिलाड़ी को खरीदा जाता है, तो किसको खरीदते हैं? किसी लंगड़े घोड़े को नहीं खरीदते हैं। वो देखते हैं जिस बंदे में टैलेंट है उस पर वो पैसा लगाते हैं। तो अगर टैलेंट है बंदे के अंदर, शिक्षा मतलब अध्यापक ने उसकी पहचान कर ली है, तभी उसके टैलेंट को वो निखार सकता है। यही शिक्षा है। लिखते हैं गांधी जी ने क्या कहा, देखिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय प्रक्रिया से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अथवा बालक अपने सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है। देखो इसमें ये आप लिखना, सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है, ये समझ लेना गांधी जी की परिभाषा है। सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है, बस ये शब्द लाइन आप याद कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। इससे आपको वहां पर ऑप्शन आएगा, ये परिभाषा किसकी है, उसमें लिखा सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है। हमारे मन शरीर आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है, या हमारे मन के सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है, शरीर के सर्वोत्तम गुणों को बाहर की ओर प्रकट करता है। तो समझ जाइएगा ये परिभाषा किसकी है, गांधी जी की है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो लिखिए थोड़ी सी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी, देखो जी में लगाता हूँ जरूर क्योंकि ये लोग जी के हकदार हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं। मैं समझता हूँ भारत में इनसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं हुआ। भारत के सबसे बड़े स्कॉलर हैं स्वामी विवेकानंद जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और एक शिक्षार्थी होने के नाते, एक स्कॉलर होने के नाते मैं भी खुद करता हूँ ये काम, और आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, कम से कम हम इन दो जो ये शख्सियत है हमारे स्वामी विवेकानंद जी और अभी लिखूँगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कि हम इनका नाम जहाँ भी लें, ये शिक्षा के सबसे बड़े विद्वान हमारे देश में गुजरे हैं, हम इनको जितना इनको रेस्पेक्ट के हकदार हैं उससे कहीं ज़्यादा अवश्य ही दें। क्योंकि अगर हम अच्छे शिक्षक को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रहेगी, और हमारी जो साधना है उसमें भी कमी रहेगी। चलिए आपने क्या कहा उन्होंने, व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ये शिक्षा है। व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा। क्लियर? चलते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर
टैगोर जी, इन्होंने क्या कहा? जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शिक्षा है। जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। यानी हम इस लायक हो गए, हमने कहीं पढ़ा, कहीं सीखा, कहीं काम करा, बहरहाल जो भी हमने सीख लिया पूरी ज़िंदगी में 20-22 साल की उम्र तक हमने सीखने के बाद हमारा जो समाज है उसमें अगर हम सफलतापूर्वक रहने लगे, एक दूसरे को समझने लगे और जिसे कहते हैं गाड़ी पटरी पे लाकर जीने लगे, तो मतलब यही शिक्षा थी। ये शिक्षा थी जो आपने प्राप्त की, और आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस लायक हो गए कि आप अपने समाज के लिए साथ, देश के साथ समन्वय के साथ रहने लगे, वही शिक्षा है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है किसकी है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय। आप सिर्फ 3 लाइन कर लीजिए, आप सभी समझ जाइए। संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय। संपूर्ण सत्ता मतलब मैं नहीं कह रहा क्या सरकार के साथ, ये सरकार के साथ बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये एक सामाजिक बात है। समाज के जो हमारी मुख्य धारा है, अगर हम मुख्य धारा के साथ में चलने में कामयाब हो रहे हैं, सफलतापूर्वक चल पा रहे हैं, तो यही जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय है। अगर हम समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर और अपने को, अपने परिवार को और अपने देश को आगे ले आने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए कि हम स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जो की जो शिक्षा की जो परिभाषा है उस पर हम अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी चाहे तो। परिभाषा और लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे धार्मिक ग्रंथ है, आपने उसका नाम सुना होगा, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में शिक्षा की एक कोई सीधी परिभाषा तो नहीं है, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ आपको भी पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ये एक आसमानी किताब है और जिसमें जीवन की जीने की जो कला और कौशल है सब सिखाया है, बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसके बारे में अपने मुंह से जो बोला वो उस किताब में दर्ज है, और अर्जुन को जो उपदेश दिए युद्ध के समय वही गीता है। उसमें क्या है, ज्ञान के बारे में क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति, इसको लिख दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में क्या है ये देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमारे जो धार्मिक प्रोपेगेंडा इनको छोड़िएगा, मगर धार्मिक जो किताबें हैं हमारी, अगर हमको धर्म के बारे में सीखना है तो हमें अपनी किताबों से सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ है उनमें, गागर में सागर है, इतना कुछ है कि मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाए। तो पढ़िएगा तो इसे भी, बहुत बड़ी किताब है। उसी के एक छोटा सा अंश में लिख रहा हूँ, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में यह है, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र इतनी बड़ी बात कह दी है, ये देखिएगा इस लाइन में, इन 2 लाइनों के अंदर
कितनी बड़ी बात कह दी कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा पर जो आज हमने यूपी टेट के लिए जो आज शुरू किया था ये सीरीज और मनोविज्ञान की पाठशाला यूपी टेट के लिए, तो इसमें आज का जो हमारा विषय था वो शिक्षा था, शब्द शिक्षा। शिक्षा का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, अंग्रेजी में कहाँ से लिया गया है और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी इन चीज़ों को हमारा हौसला बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो साथी हैं, बच्चे हैं, बीटीसी वाले, बीएड वाले और जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनको कृपया करके हमारे इस चैनल के लिंक को और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे कार्य करने के लिए। ठीक है, नमस्कार, आदाब, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ।